हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू। आज हम लोग ईवीएस के क्लास 4 के चैप्टर 18, 19 और 20 को डिस्कस करेंगे। ये है आपके चैप्टर का नाम और ये आपके इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अभी आपने क्लास 3 के एनसीईआरटी को कंप्लीट किया है। इसके बाद अभी आपका क्लास 4 भी 1-2 दिन में एनसीईआरटी के कंप्लीट हो जाएंगे और इसके बाद हम लोग क्लास 5 में इंटर करेंगे, ठीक है। देखिए, आपने जैसे जैसे पढ़ाई की आपको मालूम चला कि क्लास 3 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके क्लास 4 के चैप्टर थे और अभी आप क्लास 4 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके क्लास 5 के चैप्टर होंगे और यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे चैप्टर 18 का क्या नाम है, पानी कहीं ज़्यादा कहीं कम। मैंने इस चैप्टर से सिर्फ और सिर्फ आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक ही लिए हैं, क्योंकि अब आपका 1 दिसंबर को एग्ज़ाम का डेट फिक्स हो गया है और आपको इसी के टाइम के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करना है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ कह रहा है कि नलामड़ आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है। यहाँ कह रहा है कि बाजार गाँव महाराष्ट्र में स्थित है। देखिए, जहाँ पर बड़े बड़े राष्ट्र होते हैं, जाहिर सी बात है वहाँ पर बाजार लगेगा। तो बाजार गांव कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में। इसके बाद कह रहा है कि कफ परेड कहाँ होता है, मुंबई में होता है। ये आपके फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है और कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिले, इसीलिए मैंने इसीलिए आपको यहाँ पर नोट करा दिया। चलिए अब हम आगे देखते हैं। यहाँ कह रहा है कि गंदा पानी पीने से दस्त और हैजे से लोग बीमार हो जाते हैं, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि हैजा क्या होता है, तो देखिए, हैजा है यह जीवाणुओं से होने वाला एक रोग है। यह किससे होता है, हैजा एक बैक्टीरियल डिजीज है, जीवाणु से होने वाला रोग है, जिसमें आपके शरीर में क्या होगा, दस्त होगा। और क्या होता है, दस्त प्लस उल्टी, ठीक है। दस्त और उल्टी क्या होता है, एक साथ होता है। दस्त और उल्टी एक साथ, आपको लैट्रिन और क्या होता है, उल्टी दोनों एक साथ होना शुरू हो जाएगा और इस स्थिति में आप हो जाएंगे बीमार। आप इसे अपने रियल लाइफ में भी देखते हैं, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि दस्त और उल्टियों के कारण हमारे शरीर में बहुत सारा पानी शरीर से बाहर निकल जाता है। यह शरीर के लिए हानिकारक होता है। अगर आप देखते हैं कि जब आपका तबीयत खराब होता है तो आपको बहुत पानी की तरफ पतला मतलब ये दस्त होता है, ठीक है। तो इसमें आपका पानी बहुत ज़्यादा लॉस होता है। उल्टी में भी देखते हैं, जब आप उल्टी करते वोमिटिंग करते हैं तो इसमें भी बहुत ज़्यादा पानी लॉस होता है। तो इस तरह आपके शरीर से बहुत सारा पानी बाहर निकल जाता है। आप इसे रियल लाइफ में भी देख सकते हैं कि जब आपको दस्त और उल्टी दोनों एक साथ होने लगता है तो आप चलने फिरने की अवस्था में नहीं रहते हैं, आप बिस्तर पर घुलटे रहते हैं, आपकी तबीयत खराब रहती है, आप में सुस्ती रहती है, बोलने का मन नहीं करता है और ये ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा, तो इससे आदमी क्या होता है, डेथ हो जाता है, ठीक है। अब इसके सोल्यूशन को देखेंगे तो देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है कि पानी को कमी को पूरा करने के लिए पानी में शक्कर और नमक मिलाकर पीना चाहिए, ठीक है। देखिए, जब आप कहीं बेहोश हो जाते हैं तो आपको क्या पिलाया जाता है, ग्लूकोज, ठीक है। आपको ग्लूकोज पिलाया जाता है, लेकिन अगर ग्लूकोज ना हो तो आपके घर में ओआरएस का घोल होता है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है कि आपको शरीर में पानी की कमी ना हो तो आपको थोड़ा थोड़ा देर करके आपको ओआरएस का घोल पिलाया जाता है। अगर आपके पास ओआरएस का घोल और ग्लूकोज दोनों ना हो तो उस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, पानी में आपको शक्कर मतलब होता है शुगर, और यहाँ पर साल्ट यानी कि नमक को मिलाकर पीना चाहिए। इससे आपके शरीर में थोड़ी बहुत ताकत आएगी, साथ ही साथ आपके शरीर को पानी मिलता रहेगा, ठीक है। अगर आपके घर में कभी कोई बीमार होता है तो आप इस तरह इसका इलाज कर सकते हैं। यहाँ तक समझ में आया। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि कर्नाटक में हालगुंडी गांव स्थित है। इस गांव में बच्चों के पंचायत का नाम क्या है, भीमा संघ है, ठीक है। अब आप देखते हैं कि एक कार्टून आता है जिसका नाम क्या है, भीम। उसमें भीम नाम का कार्टून है। ये क्या होता है, इसे बच्चे बहुत ज़्यादा देखते हैं, ठीक है। इस कार्टून को बच्चे क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा देखते हैं। तो आप इस तरह से याद रखिएगा कि छोटे बच्चे देखते हैं, ज़्यादा गुंडा बनने की कोशिश करते हैं, जिसको नहीं कहते हैं इतनी चुकी बल्ले बात ना गुंडा बना था। तो क्या होता है, देखिए, गुंडा बनने का कौन नाटक करता है, बच्चे क्या करते हैं, गुंडा बनने का क्या करते हैं, नाटक करते हैं और बच्चे अपना पंचायत बनाते हैं और इस पंचायत का नाम क्या है, भीमा संघ। तो इस तरह से आप ट्रिक से याद कर सकते हैं कि कर्नाटक में हालगुंडी गांव स्थित है। इस गांव में बच्चों की पंचायत का नाम क्या है, भीमा संघ है। ऐसे याद करेंगे कि छोटे बच्चे गुंडा बनते हैं और ये क्या होता है, गुंडा बनने का नाटक करते हैं, ठीक है। गुंडा बनने का नाटक करते हैं और ये एक पंचायत बुलाते हैं और पंचायत का नाम क्या है, भीमा संघ, छोटे बच्चों के लिए, ठीक है। इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट में आपका अगला चैप्टर आ गया जिसका नाम क्या है, जड़ों का जाल, ठीक है।
देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि घास की जड़ें बहुत मजबूत होती है, इन्हें खुरपी से खोद कर ही निकाला जाता है। अब आप देखते हैं घास, आपने डूब वाला घास देखा है जो आपके ऐसे जहाँ तहाँ जमीन पर हुए रहते हैं, कभी कभी उसको पूजा में भी यूज किया जाता है, वो घास डूब वाला, उसकी जड़ें बहुत मजबूत होती है। ठीक है, उसको आप पकड़ के ऐसे खींचिएगा ना तो आपके हाथ में क्या हो जाएगा, रेड रेड ऐसे ऐसे हो जाएगा, लेकिन वो जल्दी खिंचाता नहीं है। कभी कभी बीच से टूट जाएगा और आप पीछे में गिर जाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि घास की जड़ें कैसी होती है, बहुत मजबूत होती है और इसे आप खुरपी से खोद कर निकाला जाता है। ठीक है, उस जड़ को किससे खोद कर, तो खुरपी से। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि पौधे, घास का पौधा जितना ज़मीन के ऊपर रहता है उससे कहीं ज़्यादा अंदर ज़मीन के उससे कहीं ज़्यादा ज़मीन के अंदर रहता है। जैसे कि आप यहाँ देखते हैं, ये हुआ आपका ज़मीन, देखिए ये जितना ऊपर है उससे कहीं ज़्यादा ये क्या है, नीचे है। ठीक है, यहाँ हुआ आपका ज़मीन, देखिए यहाँ भी जितना ऊपर है उससे कहीं ज़्यादा ये नीचे है। यहाँ बात करते हैं तो ये भी ज़मीन है, ये भी देखिए नीचे है, और यहाँ बात करते हैं ये भी ज़मीन है, देखिए ये भी नीचे। तो यही कह रहा है कि घास का पौधा, एक सेकेंड, देखिए घास का पौधा जितना ज़मीन के ऊपर होता है उससे कहीं ज़्यादा वह ज़मीन के अंदर फैला होता है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट की बात करते हैं यहाँ पर कि बरगद के पेड़ की लटकन उसकी जड़ें होती है, वह टहनियों से निकलती है और बढ़ते बढ़ते ज़मीन के अंदर चली जाती है। यह जड़ें मजबूत खंभों की तरह पेड़ को सहारा देती है। देखिए जब हम लोग छोटे थे तो ये जो ऐसे लटकन दिख रहा है ना, इसी को से पकड़ के ऐसे लटकते थे लोग, ये जल्दी टूटता नहीं है, बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ये दोनों लटकन को आपस में बांध देते हैं और इस पर झुलुआ झूलते हैं। इस तरह से भी बचपन में मस्ती इस पेड़ के साथ की जाती थी। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर कि ये देखिए जैसे जैसे ये पतला लटकन है धीरे धीरे क्या होता जाएगा, मोटा होता जाएगा और नीचे की ओर बढ़ता जाएगा। और क्या होता है, अब जड़ है तो जाहिर सी बात है जड़ को जमीन में रोपिएगा तो और अंदर जाएगा, तो ये जड़ धीरे धीरे जमीन को आता है और जमीन पर टच होते ही ये जमीन के अंदर जाने लगता है और जमीन के अंदर जाएगा तो धीरे धीरे ये मोटाना शुरू करेगा। अब मान लेते हैं ये है पेड़। ठीक है, और पेड़ के चारों ओर देखिए ये जड़ें क्या होता है, पिलर का काम करती है, इसे सहारा प्रदान करती है ताकि ये पेड़ हमेशा से मजबूती के साथ खड़ा रहे। जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हैं, ये है छोटा सा पेड़ और इसकी जड़ें देखिए कितनी निकली हुई और इस पेड़ को मजबूती के साथ खड़ा की हो। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट को देखते हैं। देखिए पेड़ काटने के खिलाफ कानून बने हैं, इन्हें काटने के लिए सरकारी दफ्तर से मंजूरी लेनी होती है। ठीक है, ये भी है, जैसे कि आपका कोई ये बड़ा सा आपके घर के मान लेते हैं आपने पेड़ लगाया बरगद का और देखते देखते काफ़ी विशाल हो गया, तो अगर विशाल पेड़ आपको दिख रहा है बहुत ज़्यादा विशाल हो गया तो इसको आप काट नहीं सकते, इसको आप मंजूरी लेना पड़ेगा काटने के लिए। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ये इसी चैप्टर का है लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए मैंने मोस्ट लगा दिया। ठीक है, चलिए अब हम इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि ऑस्ट्रिया में रेगिस्तानी ओक का पेड़ पाया जाता है। देखिए यहाँ पर लिखा है कॉर्नर में, बार बार सीटेट में पूछे जाने वाला प्रश्न, यहाँ लिखा है बार बार सीटेट में पूछे जाने वाला प्रश्न, तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट, इससे बहुत क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए ऑस्ट्रिया में रेगिस्तानी ओक का पेड़ पाया जाता है। ठीक है, ओक कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रिया में, और कहाँ होता है, रेगिस्तानी। ठीक है, ये है आपके ओक का पेड़, ये है रेगिस्तानी इलाका और इधर ही ओक का पेड़ पाया जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए इसकी ऊंचाई कितनी होती है, 11 से 12 फीट होती है और पत्तियां बहुत कम होती है। देखिए मान लेते हैं कोई आपके आसपास बहुत लंबा लड़का है, ठीक है, 6 फीट से भी लंबा है, तो आप क्या देखेंगे, क्या शेड, बहुत लंबे व्यक्ति को देखेंगे ज़्यादा मोटा नहीं होता है, लोगों क्या होता है पतला खंभा की तरह होता है, तो कितना होता है 11 से 12 फीट का होगा। और जब इतना पतला है तो जाहिर सी बात है मोटा भी नहीं होगा, तो इसकी पत्तियां क्या होती है, बहुत कम होती है। तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि जो ओक का पेड़ है वो कहाँ होता है, ओक का पेड़ कहाँ होगा, ओक का पेड़ आपको रेगिस्तानी इलाका में होता है। ये ऑस्ट्रिया में रेगिस्तानी ओक पेड़ पाया जाता है, इसका नाम ही क्या है, रेगिस्तानी ओक। ठीक है, क्योंकि रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है और ऑस्ट्रिया में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया है, याद रखिएगा, ऑस्ट्रिया में पाया जाता है। अब जब लंबा पेड़, देखिए जब लंबा पेड़ है और 11-12 फीट का ये पेड़ है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये मोटा नहीं होगा। मोटा कैसे नहीं होगा, जब इस पर पेड़ पत्ती रहेगी तभी ना मोटा लगेगा, अब इस पर पत्ती ही नहीं है तो इस पर पत्तियाँ क्या होती है, बहुत कम होती है। इसकी ऊंचाई 11 से 12 फीट की होती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इस पेड़ की जड़ें, जो इस पेड़ की जो जड़ है, जैसे कि ओक का पेड़ है, रेगिस्तानी ओक का पेड़ है, इसकी जो जड़ें है जो अंदर जमीन के अंदर गई है, यह देखिए अगर ऐसे 30 पेड़ को जमीन पर लाइन से लेटा दिया, जैसे कि एक पेड़ है इसको ऐसे लाइन से लेटा दो, इस पेड़ को, फिर दूसरा को ऐसे, फिर तीसरा को ऐसे ऐसे, तो ये क्या होता है, ये 30 पेड़, तो इस पेड़ की 30 पेड़ को जमीन पर लाइन से लेटा दिया जाए तो उस पेड़ की देखिए मान लेते हैं ये जो 30 पेड़ है ना, 30 पेड़ को इसे ज़मीन पर लटा दिया तो जितना इसकी लंबाई है
उतना ये ओक के पेड़ का जमीन के अंदर जड़ें होंगी। यही बात कह रहा है यहाँ पर। देखिए इस पेड़ की जड़ें यानी ओक पेड़ की जो जड़ें है, ऐसे 30 पेड़ जमीन पर लाइन से लेटा दिया जाए तो उस लंबाई तक जमीन में गहरी जाती है जब तक पानी तक ना पहुँच जाए। ये जो ओक का पेड़ की जड़ें है बहुत नीचे तक जाती है। 30 पेड़ जमीन पर बिछा दिया जाए, उसकी इतनी लंबाई जब तक कि इसको पानी ना मिल जाए। अब आप यहाँ ऐसे याद कर सकते हैं। देखिए रेगिस्तानी इलाका है, ये रेगिस्तानी इलाका है, यहाँ पर जो पौधे होंगे, देखिए आपको तो मालूम है कि पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, पत्तियों के सहारे भी बनाते हैं, ठीक है। इस पर तो पत्ती है नहीं, अब इस पौधे पर पत्ती नहीं है और ये भी रेगिस्तान में है, रेगिस्तान में पानी मिलता नहीं है, तो जाहिर सी बात है इसके जड़ काफ़ी नीचे तक जाएंगे जहाँ इसका पानी ना मिल जाए। जब इसको पानी मिल जाता है तो ये क्या करते हैं, अपने तने में रख लेते हैं, इसको अपने पानी को अपने तने में स्टोर कर लेते हैं, ठीक है, ताकि भाई अब अपना भोजन बना सके पानी की मदद से भी, ये भी काम करते हैं। और ये बहुत लंबे होते हैं और इनके पानी जब लंबे हैं तो इस पर पत्ती बहुत कम होगी, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, जब इनके जड़ पानी तक मिल जाते हैं तो ये क्या होता है, पानी को खींचकर अपने तने में स्टोर कर लेते हैं। तो वही कह रहा है कि जब तक यहाँ कह रहा है जब तक पानी तक ना पहुँच जाए इसकी जड़ें और यह पानी पेड़ के तने में जमा होता रहता है। ये नीचे से जड़ से पानी खींचेंगे और इस पेड़ के तने में जमा होता रहेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए जब कभी इस इलाके में पानी नहीं होता है तो वहाँ के लोग इसकी तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। जैसे कि देखिए इस पेड़ में पानी फेंक रहा है, यहाँ देखिए इस पेड़ में पानी रिस रहा है तो लोग पानी पी रहे हैं, यहाँ देखिए इस पेड़ में लोग क्या करते हैं, बोतल के माध्यम से बाल्टी से पानी ले रहे हैं, क्योंकि क्या होता है पानी इसकी तने में आ जाता है, ठीक है। तो एक बार हम रेगिस्तानी वृक्ष को एक बार फिर से देखते हैं, क्योंकि आपका क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछता है। रेगिस्तानी वृक्ष कहाँ पाया था, ऑस्ट्रिया में पाया जाता है, ठीक है, ये समझ में आ गया। ये रेगिस्तानी ओक है, इसका नाम क्या है, ओक है। इसके बाद देखिए ये बहुत लंबा होता है, 11 से 12 फीट इसकी लंबाई होती है। जब लंबी होता है तो भाई मोटा होगा नहीं, पत्ती बहुत कम रहती है और ये रेगिस्तान में है तो इसको पानी चाहिए। और ये क्या करता है, नीचे ये लाइन याद रखिएगा, 30 पेड़, ये आपके एग्जाम में पूछा गया, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने वही लाइन लिया जो आपके ऑप्शन में रहेंगे। 30 पेड़ इतने नीचे ज़मीन की जड़ें जाएंगी और जब इनको पानी मिल जाएगा तो उन पानी को अपने तने में स्टोर करते रहेगा और जैसे ही स्टोर कर लेगा और जिस इलाके में यहाँ के लोग क्या करते हैं, इसमें तने में पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं, ठीक है। रेगिस्तानी ओक आपने समझ लिया। अब देखिए अब हम पढ़ेंगे चैप्टर 20 मिलकर खाएं। ये भी आपका इम्पोर्टेंट चैप्टर है, मैंने यहाँ पर लगा रखा है। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि असम में चावल की नई फसल काटने पर बिहू का त्यौहार मनाया जाता है। अब आपके यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछेंगे, बिहू का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तो असम में, ठीक है। ऐसे याद कर सकते हैं, बहू कैसी है आपकी, औसम है। कैसे बोलते हैं लोग, यार तुम्हारी बहू तो एकदम औसम है, तो ऐसे याद रखिएगा कि बिहू कहाँ मनाया जाता है, असम में। बिहू कहाँ मनाया जाता है, असम में, ठीक है। और ये भी पूछता है कि बिहू क्यों मनाया जाता है, तो ये चावल की, जब वहाँ के लोग के चावल की नई फसल जब कटने लायक हो जाती है तो बिहू का त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है। देखिए अब आप कैसे याद रखेंगे, यार तुम्हारी बहू बिल्कुल औसम है, तुम इससे चावल का खीर बनवाओ, ठीक है। इस तरह से याद रखेंगे, यार तुम्हारी बहू औसम है, तुम मुझसे चावल का खीर बना दो। जब वो नहीं आती तो भाई कुछ तो बनाना था मीठा, तो बता सकते हैं कि चावल का खीर बनवा लो। तो याद रख सकते हैं कि बिहू कहाँ का त्यौहार है, औसम का, और ये कब किस लिए मनाया जाता है, चावल की जब नई फसल कटने पर बिहू का त्यौहार मनाया जाता है। यहाँ देख रहे हैं धान के खेत और ये है बिहू का त्यौहार मनाते लोग, ठीक है। अब चलिए आगे, यहाँ देखिए असम में ही बांस और घास और बांस से बने घर को हम लोग कौन सा घर कहते हैं, भेला घर कहते हैं, ठीक है। तो आप देखिए ट्रिक बस मैं याद करवा रही हूँ, इसे आप लोग लेकर नहीं चलिएगा दिमाग पर। देखिए जैसे कि मान लेते हैं आपने घास और बांस का घर देखा, अगर आप उस पर ढेला फेंकेंगे तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। जैसे कि मान लेते हैं ये बांस का घर है, आप इस पर बहुत लोग ढेला फेंक रहे हैं तो टूट जाएगा। तो ऐसे याद रखिएगा कि बांस और घास से बने घर को हम कौन सा घर कहते हैं, भेला घर कहते हैं। ये लाइन भी आपका सीटेट में आया है, उसे हम कौन सा घर कहते हैं, भेला घर कहते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ कह रहा है कि उरुका बिहू के पिछले दिन की शाम को कहते हैं। जैसे कि दिवाली को देखें आप लोग, दिवाली के 1-2 दिन पहले क्या मनाया जाता है, 1 या 2 दिन पहले धनतेरस मनाया जाता है। तो क्या कहता है, दिवाली के एक शाम पहले क्या मनाया जाता है, धनतेरस। तो उसी तरह बिहू का जो फेस्टिवल है जो असम में मनता है, उसके 1 दिन पहले क्या बोलते हैं, उसके 1 दिन पहले को हम उरुका बोलते हैं, उरुका, ठीक है, उरुका। बिहू के 1 दिन पहले को क्या बोलते हैं, उरुका। देखिए यहाँ पर लिखा है उरुका प्रिपरेशन स्टार्ट,
ये कुछ तो इस तरह से वहाँ प्रिपरेशन होता होगा असम में। तो बिहू के पिछले शाम को क्या बोलते हैं, उरुक्का। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ कह रहा है कि बोरा और चेवा चावलों के दो प्रकार हैं जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं, इसे असम में खाया जाता है। ठीक है, अब देखिए जो बोरा है, ये देखिए यहाँ पर लिख रहा है असम बोरा सॉल वाइट, ये दिख रहा है असम। ये भी है विल्ड बोरा राइस। देखिए बोरा राइस कुछ इस तरह से होता है और पकने पर ये चिपचिपा होता है और असम में लोग खाते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया कि असम यार तुम्हारी बहू बहुत औसम है, इसे चावल का खीर बनाओ। अब वो बहू खीर बनाने जा रही है तो खीर कैसा होता है, चिपचिप हो जाता है, चिपचिपा होता है खीर, देखेंगे तो खीर चिपचिपा होता है। और ये क्या होता है, बोरा और चेवा। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं कि बोरा और चेवा क्या है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये चावल के दो प्रकार हैं। यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं आपके एग्जाम में कि बोरा और चेवा क्या है, तो ये चावल के दो प्रकार है। मैंने यहाँ पर दिखा दिया, जो पकने के बाद चिपचिपा हो जाता है और इसे लोग असम में खाते हैं। ठीक है, देखिए जो मैंने लाइन लिखा है आप देख रहे हैं कि चैप्टर से बहुत कम ही मैंने लिया है टॉपिक, क्योंकि वही टॉपिक लिया जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और वही लाइन लिया है जो आपके ऑप्शन में होते हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि चेवा, चेवा भी चावल के दो प्रकार थे। चेवा ताओ बोलते हैं कढ़ाई को आग पर रखकर उसमें पानी उबालते हैं और उसे भीगे हुए चावलों से भरी हुई कढ़ाई रखकर पकाते हैं। जो चेवा चावल है उसको कढ़ाई को क्या करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, चेवा चावल को कढ़ाई को आग पर रखेंगे पहले। ठीक है, उसमें हम पानी उबालते हैं और उस पर भीगे हुए चावल से भरी हुई कढ़ाई को रखकर पकाते हैं। यहाँ पर छूट गया थोड़ा सा, समझ में आया। अब देखिए यहाँ कह रहा है कि असम में चाय के साथ पीठा दिया जाता है। ये भी लाइन देखिएगा कि असम में क्या दिया था, चाय के साथ पीठा। देखिए ये है पीठा, ये है आपका पीठा, ये है आपका चाय। ठीक है, तो लोग क्या बोलते हैं, चाय के साथ असम में पीठा खाते हैं। समझ आया। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ कह रहा है कि असम में औरतें पीले रंग के कपड़े पहनती हैं और लड़कियां क्या पहनती हैं, रंग बिरंगे मेखला चादर। देखिए मेखला चादर, आप सोच रहे हो कि भाई वहाँ के लोग चादर ओढ़ के रहते हैं, तो नहीं। जो ये साड़ी दिख रहा है ना, ये वाला, ये जैसे दिख रहा है, ये चादर मेखला चादर है। इस पर रंग बिरंगे जो छींटे दिख रहा है, छींटे होने की वजह से इसे क्या बोलते हैं, मेखला चादर इसका नाम है। तो ये कहाँ की है, तो ये आपके असम में पहने जाते हैं। ठीक है, असम में क्या होता है, असम में औरतें पीले रंग के कपड़े पहनती हैं और लड़कियां क्या पहनती हैं, रंग बिरंगे मेखला चादर। तो ये भी लाइन आपका एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये भी आपके एग्जाम में आया है कि भात सुक्तो क्या होता है, तो याद रखिएगा ये चावल और ये देखिए रास्ते नहीं होगा, यहाँ पर रस्से होला, रस्से वाली सब्जी है, चावल और रस्से वाली सब्जी है। पूछेगा कि भात सुक्तो क्या है, तो ये बताइएगा भात सुक्तो क्या है, ये चावल और रस्से वाली सब्जी है। रस्से वाली सब्जी को भात सुक्तो कहते हैं, चावल और रस्से वाली सब्जी को क्या कहते हैं, भात सुक्तो। जैसे कि भात है, ये चावल, ये रस्से वाली सब्जी है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, भात सुक्तो। अब मान लेते हैं आपको चावल दिया गया, उसमें रसा डाल दिया गया सब्जी का, तो क्या लोग कहता है, इसको क्या बोलता है, सूर सूर करके पी जाओ। रसा है जो उसको सूर सूर करके पी जा, तब चावल खाना बोला जाता है। तो याद ऐसे याद रख सकते हैं कि भात सुक्तो क्या है, तो चावल और रस्से वाली सब्जी है। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है कि मिड डे मील सभी बच्चों का अधिकार है। ठीक है, मिड डे मील का स्कीम कब आया था, इसकी शुरुआत 15 अगस्त 1995 में आरंभ की गई थी। देखिए अब इसे याद है, 15 अगस्त को हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। अब ये नन्हे नन्हे बच्चों को उस दिन कुछ तो खुशी दे, इसीलिए ये मिड डे मील क्या करते हैं, 15 अगस्त को मनाते हैं। इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं, 15 अगस्त 1995 में मिड डे मील का स्कीम की शुरुआत हुई थी। ये लाइन याद रखिएगा कि मिड डे मील कब शुरुआत हुई थी, 15 अगस्त 1995। ठीक है, अब देखिए मिड डे मील में एक रूटीन बना होता है कि बच्चों को किस दिन कौन सा भोजन, जैसे कि यहाँ पर है कि सोमवार को सोयाबीन, ये से रोटी सोयाबीन की सब्जी है कुछ, मंगलवार को चावल सब्जी दाल युक्त ऐसी कुछ करके, यहाँ पर मतलब हर 7 दिन में 6 दिन, संडे को तो छुट्टी रहेगा, 6 दिन में तरह तरह के बच्चों को भोजन देना रहता है। यह है बच्चों के लिए मिड डे मील स्कीम। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखिए, आपका चैप्टर आज यहीं समाप्त होता है इसका। थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। 2 दिन में आपके क्लास 4 का चैप्टर EVS का NCERT समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम क्लास 5 के चैप्टर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।